everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So we are starting with 129th question of Animal Kingdom, which we left in the previous video segment. So yeah, let's continue, and don't forget to like, share and subscribe. So yeah, let's get started. Now first question states that इन मैन एंड मैमल्स एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू. जो मैन और मैमल्स रहते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं, मैमल्स के अंदर ऑलरेडी मैन आ जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम यहाँ पर मैन की भी बात कर रहे हैं. तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एयर होती है वो कहना चाहिए आउटसाइड इनटू द एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स, यानी बाहर के इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ जब एयर आती है तो किस तरह से आती है. एंड योर ऑप्शंस आर नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई. नेसल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई. नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई. नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. तो ये बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेज हैं यहाँ पर, आपको 1 मिनट में इसको समझना होता है. तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन है. सबसे पहले नेसल कैविटी आती है, वो तो ऑलमोस्ट सभी ऑप्शंस में थी. दूसरी चीज़, लैरिंग्स से पहले आते हैं फेरिंग्स. तो ये हमें लर्न करना होता है कि पहले वो पैसेज आता है जिसमें विंड पाइप और फूड पाइप दोनों कॉमनली प्रेजेंट होते हैं. तो वो जो कॉमन पैसेज होता है जिसमें विंड पाइप एंड फूड पाइप दोनों आ रहे हैं, उसी को फेरिंग्स कहते हैं. देन कम्स लैरिंग्स. लैरिंग्स पर्टिकुलरली तौर पे हम बात करते हैं वो होता है विंड पाइप. फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया. ट्रैकिया के बाद आते हैं ब्रोंकाई. ब्रोंकाई और छोटे उसमें बढ़ जाते हैं सेक्शंस में, उनको ब्रोंकियोल्स कहते हैं. और लास्ट में जो कहना चाहिए जो बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एल्वियोलाई होते हैं. सो इसी तरह से रहता है. और एयर जब पास होती है तो वो एक्सटर्नल नेयर्स से नेसल कैविटी के अंदर आती है. वहाँ पर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ ट्रैप हो जाते हैं. नेसल कैविटी से एयर होती है फेरिंग्स की तरफ बढ़ने का काम करती है. और फेरिंग्स में शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं. उसके बाद वो 2 ट्यूब्स में से या तो ट्रैकिया में जा सकती है या ईसोफेगस में जा सकती है. अब जो लैरिंग्स रहता है वो अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का. तो ये आपको याद करना है. सबसे पहले लैरिंग्स अपर पार्ट होता है ट्रैकिया का, और इसके अलावा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी एक पोर्शन बनाता है. तो एक तरह से वो वॉइस बॉक्स का भी काम करता है. तो ये लैरिंग्स की बात होगी. दूसरी बात, जो ट्रैकिया होता है वो थिन वॉल्ड ट्यूब होता है. तो वॉइस बॉक्स तो मैंने लैरिंग्स को कहा है. जिन लोगों में सिंगिंग की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको ट्रैकिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जनरली. जो ज़्यादा सिंगिंग करते हैं तो कभी कभी सिंगर्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है. फिर दूसरी बात आती है कि ट्रैकिया जो होती है वो एक थिन वॉल्ड ट्यूब होती है जो कि डाउनवर्ड्स कहना चाहिए नेक की तरफ थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है. उसके बाद वो 2 भागों में डिवाइड होती है जो कि होते हैं प्राइमरी, ब्रोंकाई. उसके बाद जब वो लंग्स में आ जाती है तो और छोटी छोटी फाइन ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं. उसके बाद एल्वियोलाई आते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में वो एल्वियोलाई से ही होता है. तो ये सारी मैंने आपको एक एक यहाँ पर डेप्थ में चीज़ें बता दी हैं. 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इनमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में नहीं होता है. फ्रॉग्स, टेडपोल, चेलीफर, प्रॉन, कॉकरोच. तो अब यहाँ पर आपको सही आंसर लर्न ही करना होता है. बेसिकली फ्रॉग का जो टेडपोल होता है उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. अब होता क्या है, जो ब्लड रहता है वो कन्फाइंड अगर है ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो होता है क्लोज्ड कहना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम. जहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, वेन्स है. अगर ब्लड इस तरह से फ्लो होता है, किसी चीज़ की ट्यूब में फ्लो होता है तो वो तो क्लोज होता है. लेकिन अगर किसी की बॉडी में ट्यूब्स हैं ही नहीं तो उस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है. तो ओपन स्पेसेस के अंदर ब्लड वहाँ पर फ्लो करता है. अब जो प्रॉन, चिलीफर, कॉकरोच ये सभी होते हैं, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. नहीं, अगर वहीं हम बात करते हैं फ्रॉग के टेडपोल की तो उसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि उसमें ब्लड कैपिलरीज एंड वेन्स ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, और आर्टरीज वगैरह सभी पाए जाते हैं. तो उसका ब्लड वेसल का काम है. इसी वजह से फ्रॉग टेडपोल यहाँ पर एक्सेप्शन कॉज कर रहा था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट देखते हैं. विच इज़ कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी. इन बर्ड्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है. ये सभी रनिंग बर्ड्स हैं, ये सभी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, या फिर ये 4 टोड बर्ड्स हैं. तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन. ये सभी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ये सभी उड़ नहीं सकती हैं. सो ऑस्ट्रिच जो होती है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है जो कि नेटिव होती है अफ्रीका की. मेनली आपको याद रखना है अफ्रीका में ज़्यादातर पाई जाती है, और इसकी ओनली लिविंग स्पीशीज़ जो इसकी फैमिली की रहती है वो ज़्यादातर वही है. और जो डिस्टिंक्टिव रहती है इनके अपीयरेंस में, इनके अंदर लॉन्ग नेक होती है, लेग्स होती है. आपने देखा ही होगा ऑस्ट्रिच नॉर्मली जूज वगैरह में भी, हमारे इंडिया के अंदर भी ये आ चुके हैं ऑस्ट्रिच. ऐसा नहीं कि अफ्रीका के नेटिव्स है तो यहाँ नहीं रह सकते, वो यहाँ पर भी है. आपने अगर जू वगैरह में देखा होगा तो.
एंड इनकी जो एबिलिटी रहती है रनिंग की वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये 65 किलोमीटर पर आवर या फिर हम कह सकते हैं 40 MPH की स्पीड से दौड़ सकती हैं। ये टॉप लैंड स्पीड किसी बर्ड में अगर होती है तो वो इन्हीं में होती है। पेंगुइन्स की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक होती है, पानी में रहती हैं और फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है अगेन। और लिविंग जो कहना चाहिए इनकी रहने की जो जगह, इनकी लिविंग प्लेसेस जो है वो होती है सदर्न हेमिस्फेयर। कीवी की बात करते हैं, ये स्पीशीज़ होती है स्मॉल फ्लाइटलेस बर्ड्स की जो कि एंडेमिक होती है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड के अंदर बहुत अच्छे से इनकी कहना चाहिए संख्या मौजूद है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ जो कॉमन आंसर था वो था फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये सभी बर्ड्स उड़ नहीं सकती है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ईजी भी बहुत है। विच वन असिस्ट इन लोकोमोशन, इनमें से लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है? ट्राइकोसिस्ट इन पैरामीशियम, पेडासिलेरी ऑफ स्टारफिश, क्लाइटेलम इन फेरेटिमा, पोस्टीरियर सकर इन हिरुडिनेरिया। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो पोस्टीरियर सकर होता है हिरुडिनेरिया का वही असिस्ट करता है लोकोमोशन में। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो लूपिंग या फिर क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, आपने सुना होगा रेंगने की जो प्रोसेस होती है, मूवमेंट होती है, हिरुडिनेरिया में पाई जाती है, जो कि उसके अंदर मसल्स परफॉर्म करते हैं और सकर्स परफॉर्म करते हैं और वो उनके अंदर अटैचमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। सो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी बेस्ड था तो आपको लर्न ही करना हो। व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनिया सेजिनेटा, इनमें से टीनिया सेजिनेटा के लिए क्या चीज़ सही है? लाइफ हिस्ट्री हैज़ पिग एज इंटरमीडिएट होस्ट। इसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं, उसमें जो पिग रहता है वो उसका इंटरमीडिएट होस्ट बनता है। इसमें 2 लार्ज सकर्स होते हैं स्कोलेक्स के ऊपर। रोस्टेलर हुक्स इनमें एब्सेंट होते हैं। रोस्टेलम इसमें डबल सर्कल ऑफ हुक्स का बना होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पर सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट। जो टीनिया सेजिनेटा होता है उसके अंदर रोस्टेलर हुक्स नहीं पाए जाते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पर सही है। अब समझते हैं इसको। जो बीफ टेपवर्म होता है उसको टीनिया सेजिनेटा कहते हैं। उसी तरह से जो पिग वाला कहना चाहिए टेपवर्म होता है उसका नाम होता है टीनिया सोलियम। तो आप पहले तो यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो बीफ वाला, काऊ, बफेलो, इनके मीट पे जो रहने वाला कहना चाहिए ये टेपवर्म रहता है उसका नाम होता है टीनिया सेजिनेटा। वहीं पोर्क टेपवर्म यानी पिग वाला टेपवर्म जो होता है वो होता है टीनिया सोलियम। तो ये तो नाम की बात होगी। अब दूसरी बात आती है, जो कॉमनेस्ट टेपवर्म मेन के अंदर आ सकते हैं उनके अंदर जो मच ग्रेटर इंसिडेंस रह सकता है वो टीनिया सोलियम का रहता है। ज़्यादातर टीनिया सोलियम इंसानों के अंदर आता है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पास होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल की तरफ। तो इनमें स्कोलेक्स जो रहते हैं, स्कोलेक्स जो पोर्शन रहता है इस पे 4 स्ट्रॉन्ग राउंडेड एडहेसिव सकर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर हुक्स और रोस्टेलम नहीं होते। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी थी। तो इनमें 4 तो कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग और राउंडेड एडहेसिव सकर्स होंगे, लेकिन हुक्स और रोस्टेलम इनमें नहीं होगा। तो ये वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 134। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पजेस नर्व सेल्स बट नो नर्व्स। तो ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसमें नर्व सेल्स तो होते हैं लेकिन नर्व्स नहीं होती? और आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रा, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म और फ्रॉके टेडपोल। तो सही आंसर है यहाँ पर हाइड्रा। अब होता क्या है, हाइड्रा जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। इसके अंदर बाइपोलर और मल्टीपोलर नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के आसपास लगातार लगे होते हैं मसल प्रोसेस के अंदर, और एक तरह का इरेगुलर और डिसकंटिन्यूस नर्व नेट इनमें बनता है या फिर हम उसको नर्व प्लेक्सस भी कहते हैं। और होता क्या है, और इसके जो नेबरिंग नर्व सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते, लेकिन उनकी जो प्रोसेसेस और न्यूराइट्स होते हैं वो साइनेप्टिक जंक्शंस बनाते हैं। इस तरह का जो नर्व नेट होता है उसको साइनेप्टिक नर्व नेट कहा जाता है। नर्व सेल्स इसके पास न्यूमरस होते हैं इसके माउथ के आसपास और इसके जो पेडल डिस्क होती है उसके आसपास, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ग्रुपिंग्स नहीं होती, यानी कि जो नर्व कंट्रोलिंग सेंटर रहता है ब्रेन या फिर नर्व रिंग, वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं देते। और जो डिफरेंस होता है हायर एनिमल्स का वो ये रहता है कि नर्व नेट ऑफ हाइड्रा जो रहती है वो अनपोलराइज्ड रहती है। तो जो इम्पल्सेस रहते हैं वो जो हर डायरेक्शन होती है उसमें पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज ट्रांसमिशन इनमें होता है। तो इन ब्रीफ अगर बात की जाए तो जो नर्व नेट रहता है वो इनके अंदर डिफ्यूज अनपोलराइज्ड ट्रांसमिशन शो करता है, जो कि ऑटोनॉमी ऑफ पार्ट्स एंड पॉसिटी ऑफ रिफ्लेक्सेस जो होती है उसके बारे में से रिलेटेड होता है। इसका एक डायग्राम मैं आपको शो कर देती हूँ। तो नर्व नेट इन हाइड्रा कुछ इस तरह होता है। माउथ है उसका, इस तरफ यहाँ पर हाइपोस्टोम है, फिर टेंटिकल्स, नर्व सेल्स फॉर्मिंग नर्व नेट। आप देख सकते हैं एक नेट बन रही है, न्यूराइट्स है इसमें, पेडल डिस्क है। तो ये नर्व नेट इन हाइड्रा होगी।
Budding is a normal mode of asexual reproduction in starfish and hydra, hydra and sponges, tapeworm and hydra, sponge and starfish. Budding एक normal mode होता है asexual reproduction का किसके अंदर? तो यहाँ भी ऑप्शन सही होने वाला है हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस। जो बर्डिंग होती है वो एक एसेक्सुअल मोड होती है, तो आप सभी जानते हैं हाइड्रा और स्पॉन्जेस में पाई जा सकती है। बर्ड एक तरह की छोटी सी आउटग्रोथ होती है जो कि बॉडी सरफेस के ऊपर बाहर से ग्रो करती है। धीरे से वो जो आउटग्रोथ है वो डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो जो पेरेंट बॉडी होती है और जो डॉटर होती है वो दोनों ऐसे करके अलग हो जाती है। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं 136 ट्रैकी ऑफ कॉकरोच एंड मैमल आर सिमिलर इन हैविंग। ट्रैकी जो रहती है कॉकरोच की और मैमल की, उनमें क्या चीज़ सिमिलर सेम हो सकती है? पेयर्ड नेचर, नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स, सीलिएटेड इन अ लिविंग, ओरिजिन फ्रॉम हेड। तो सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है, नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स। जो ट्रैकिया जो हम में और कॉकरोच में होता है वो इस तरह का होता है कि वो कोलैप्स नहीं कर सकता, सिकुड़ नहीं सकता। जो ट्रैकी रहता है या ट्रैकिया रहता है वो एक तरह का पैसेज होता है एयर का, जो रेस्पिरेशन के दौरान काम करता है मेनली। और होता क्या है कि जो दोनों ही कॉकरोच और मैमल्स होते हैं इनके अंदर यही चीज़ पाई जाती है। अब जो कॉकरोच होते हैं उसके अंदर क्यूटिकुलर लाइनिंग रहती है जो कि स्पाइरली थिकन रहती है, जिसकी वजह से टीनिडिया बनता है। और टीनिडिया जो रहता है वो प्रिवेंट करता है ट्रैकियल ट्यूब को कोलैप्स होने से। वहीं अगर हम मैमल्स के अंदर बात करते हैं तो हम में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जो कि वॉल्स ऑफ ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं और फिर उसको प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग से। तो कोलैप्स करने के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो दोनों में डिफरेंट है, लेकिन कोलैप्स दोनों में नहीं हो रही बात। तो नॉन कोलैप्सिबल वॉल्स दोनों में, लेकिन किस तरह से वो नॉन कोलैप्सिबल बनी वहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो वो मैंने आपको यहाँ पॉइंट्स बता दिए। आप अगर कॉपीज में नोट करते हैं पॉइंट्स तो लिखते जाइएगा। 137 A larval stage occurs in the life history of all members of the group: frog, lizard, cockroach, ascaris, housefly, frog, housefly, earthworm, mosquito, butterfly, frog and mosquito। एक लार्वल स्टेज जो कि अकर करती है लाइफ हिस्ट्री में सभी मेंबर्स के अंदर, तो वो कौन सा ग्रुप होगा जिसके अंदर लार्वल स्टेज उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आती तो ज़रूर है। तो आपके पास जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप ध्यान दीजिए लार्वल स्टेज किस में आनी चाहिए। सही आंसर यहाँ पर ऑफकोर्स डी हो जाएगा, क्योंकि बटरफ्लाई, फ्रॉग और मस्कीटो इन सभी में लार्वल स्टेज आती है। मस्कीटो को आप देखेंगे कभी जगह पर अगर आप पानी छोड़ देते हैं, स्टेगनेंट वाटर है एक जगह, जैसा पानी है वैसा हमने छोड़ दिया, तो थोड़े दिन में उनमें ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ऐसे कुछ तैरने लगते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हम समझते हैं उसमें फिशेज आ गई, जबकि वो फिशेज नहीं होती, वो मस्कीटो लार्वा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जगह जगह पानी भरकर, और खास तौर पर डर्टी पानी जो होना चाहिए, गंदा पानी जो होना चाहिए, वो भरकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मस्कीटो ब्रीड कर लेते हैं आसानी से। जो पानी रोज मूवमेंट नहीं शो करता है, इनएक्टिव है, खास तौर पे ऐसे पानी में। और फ्रॉग की जहाँ तक बात है, फ्रॉग का तो हर बच्चे को पता होता है, टेडपोल रहता है, वही उसकी एक तरह की लार्वल स्टेज होती है। और मैंने चैनल पे एक मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग कर एक वीडियो अपलोड किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ उसमें एनिमेटेड वे में शो किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर देखेंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो है नॉर्मली, तो उसमें आपको दिख जाएगी। दूसरी बात आती है बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई का तो हम सभी को पता है कि कैटरपिलर टाइप से वो पहले रहती है, फिर उसके बाद बड़ी होती है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल भी सबने देखी होती है। तो सही आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन था। और जो बटरफ्लाई होती है उसकी लार्वल स्टेज का नाम रहेगा कैटरपिलर, फ्रॉग की लार्वल स्टेज का नाम रहेगा टेडपोल, और मॉस्किटो की लार्वल स्टेज का नाम, ये आपके लिए नया हो सकता है, वो होता है रिगलर, WRIGGLER, रिगलर। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं 138 गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकीज एंड ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, फैमिली, जीनस, ऑर्डर। ये सभी गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी, ह्यूमंस, ये सभी किस में बिलोंग करेंगे? आपका ऑप्शन है स्पीशीज, फैमिली, जीनस, ऑर्डर। तो सही आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। ये सभी ऑर्डर इनका सेम होता है। गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी और ह्यूमंस, अगर इनको देखा जाए तो ये ऑर्डर प्राइमेट से बिलोंग करते हैं। इन सभी में वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, ब्रेन इनका अच्छा खासा डेवलप्ड रहता है। फ्लैट नेल्स रहते हैं फिंगर्स के ऊपर और टोज के ऊपर। फर्स्ट डिजिट जो इनमें रहता है, यानी पहला जो उंगली का हिस्सा, उंगली कह सकते हो आप, तो वो जो रहता है यूजुअली अपोजेबल रहता है, उसको आप मूव कर सकते हैं अपोजिट वे में भी और हर तरह से। और एक एडेप्टेशन है वो कि हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे बर्ड्स या फिर हम कैट्स को देख लें, हम डॉग्स को देख लें, तो वो एनिमल्स कैसे होते हैं, किसी चीज़ को आसानी से पकड़ नहीं सकते, ग्रास्प नहीं कर सकते। लेकिन हम या फिर मंकीज़ वगैरह, ये लोगों के अंदर ये जो उनकी फिंगर्स होती है वो ग्रास्प करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। हमें थंब जो रहता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है इस मामले में। और जो इनकी आइज़ जो होती है वो टिपिकली लार्ज होती है और बाहर की तरफ थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और ऑर्डर हम सभी का होता है प्राइमेट। ठीक है।
और स्पीशीज हम में वेराई कर सकती है, फैमिली हम में वेराई कर सकती है, जीनस ऑफ कोर्स वेराई कर सकता है क्योंकि स्पीशीज भी कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज कॉमन इन व्हेल, बैट एंड रैट। व्हेल, बैट और रैट में क्या कॉमन हो सकता है? इनमें नेक नहीं होती, मस्कुलर डायफ्राम इनके थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में होता है, एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एब्डोमिनल टेस्टीज होती हैं, इनकी टेस्टीज बॉडी के बाहर मेल्स में प्रेजेंट हो सकती है जिससे कि हाई टेम्परेचर जो बॉडी का वो जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, इनके बाहर कान होते हैं प्रेजेंट। तो सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन है। अब सबसे पहले इसके कंसेप्ट लेते हैं। होता क्या है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हेल, बैट और रैट ये तीनों ही मैमल्स होते हैं। अब जो डायफ्राम रहती है वो सेपरेट करती है थोरेसिक कैविटी को जो कि लंग और हार्ट के साथ होती है, और एब्डोमिनल कैविटी को। एब्डोमिनल कैविटी जो रहती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनेटल सिस्टम जो रहता है उसके साथ करीब करीब हम उसके साथ बात कर रहे हैं। और रिलैक्स्ड स्टेट जो रहता है उसमें डायफ्राम एक डोम शेप की होती है, इस तरह का डोम शेप रहता है उसका अगर वो रिलैक्स्ड है तो, और उसको कंट्रोल किया जाता है फ्रेनिक नर्व के थ्रू। तो डायफ्राम फ्रेनिक नर्व के थ्रू कंट्रोल होती है। तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर। मेन तो आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम होती है, लेकिन फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को कंट्रोल करती है, डायफ्राम डोम शेप की होती है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद करनी होगी। फ्रॉग ऑफ इंडिया इज राना टिग्रीना, आर एक्यूट टेस्बियना, आर राना हम हर जगह आर उसको पढ़ रहे हैं, सिल्वेटिका, आर एस्क्यूलेंटा। तो सही आंसर है ए ऑप्शन राना टिग्रीना। सबसे ज़्यादा कॉमन नाम भी यही था, बाकी नाम ज़्यादा कॉमन नहीं है। राना टिग्रीना ही बुल फ्रॉग होता है इंडिया का। ये कहना चाहिए जो परमानेंट फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स हो सकते हैं उसके आसपास रहते हैं, पानी के अंदर ही रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं, इसलिए पानी के आसपास भी रह रहे हैं। और जो पानी में रहने के इनके दो मेन रीजंस होते हैं, वो पहला तो होता है कि ये अपनी स्किन को मॉइस्ट रख सकें, और उसकी वजह से जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है वो आसानी से हो सके। दूसरी चीज़ इनमें होती है कि पानी में ये आसानी से जंप कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, वाटर में भाग सकते हैं अपने एनिमी से, इसलिए पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिस्टोटल्स लैंटन अकर्स इन क्लास। एरिस्टोटल लैंटन किस क्लास में आएगा? इकिनोइडिया, होलोथ्यूरोइडिया, एस्टेरॉइडिया, ऑफिरोइडिया। सही आंसर है इकिनोइडिया। एरिस्टोटल्स लैंटन जो रहती है वो क्लास इकिनोइडिया में आती है। 5 टीथ इनके माउथ में सराउंडिंग वे में अटैच्ड रहते हैं जो कि मेस्टिकेटरी एपेरेटस है, इस चीज़ को पीसने वाला काम करने की तरह। और एरिस्टोटल्स लैंटन इसको कहा जाता है क्योंकि इसकी जो डिस्कवरर थे और जो कहना चाहिए जो डिस्कवरर थे उनकी जो एंशंट ग्रीक जो कहना चाहिए शिप लैंटर्न होती है उससे कहीं ना कहीं ये रिजेंबल करते दिखाई देते हैं। और ये सिचुएटेड रहते हैं टेस्ट के अंदर और प्रोजेक्ट करते हैं स्लाइटली थ्रू द माउथ के थोड़े बाहर से प्रोजेक्ट करने लगते हैं। 5 लार्ज कैलकेरियस प्लेट्स इनमें होती है जिनको पिरामिड्स या फिर एल्वुलाई कहते हैं। स्पेशल प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स इनमें होती है। तो प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स का नाम आपको याद रखना है जो कि लैंटन में हो सकती हैं। पार्शियली प्रोट्रैक्टेड भी हो सकती है, रिट्रैक्टेड भी हो सकती है माउथ के अंदर। और एरिस्टोटल का जो ये लैंटन है इसको फीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक तरह की चीज़ हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, स्टारफिश बिलोंग्स टू एस्टेरॉइडिया, होलोथ्यूरोइडिया, ऑफिरोइडिया, क्रीनोइडिया। किस में आ सकती है स्टारफिश? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एस्टेरॉइडिया आपको याद करना है। स्टार और एस्टर वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टार को शो करता है, तो एस्टर वर्ड आ गया और स्टार फिश का भी नाम आ गया, तो बिना देखे सोचे समझे भी हम टिक कर सकते हैं। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। और थोड़ा बहुत समझना हो तो स्टारफिश के बारे में, उसमें 5 या उससे ज़्यादा आर्म्स हो सकते हैं, शार्पली सेट ऑफ रहते हैं एक सेंट्रल डिस्क से, बीच में एक सेंट्रल डिस्क होती है, वहाँ से ये चीज़ें निकलती हैं। मैंने बहुत गंदी स्टारफिश बना दी है लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसके डायग्राम में आपको। फिर उसके बाद ये फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स होते हैं जो कि सैंडी और मडी बॉटम्स पे रहते हैं, क्रॉल करते हैं रॉक्स और शेल्स के ऊपर। कार्निवोरस हो सकती हैं, ज़्यादातर क्रस्टेशियंस, पॉलीकेट्स और मॉलस्क को ये खाती हैं। ये डेट्रीटस और प्लैंक्टन को भी खा लेती हैं। जनरली अगर हम बात करें तो ये इनमें रिमार्केबल पावर्स होती है ऑटोनॉमी और रीजनरेशन की। तो इनमें मेन जो काम देखने को मिलता है कि अगर आपने इसके एक आर्म को काट दिया तो थोड़े दिन में ये अपना नया आर्म उगा लेगी। तो ये होती है ऑटोटोमी और रीजनरेशन वाली प्रॉपर्टीज जो कि स्टारफिश में होती है। आई ऑफ द मोलस्कन यहाँ पर है कि जो आई रहती है मोलस्कन ग्रुप की वो रिजेंबल करती है वर्टिब्रेट के आई से। किस तरह से? मोलस्कन का ग्रुप और वर्टिब्रेट के आई। अब आप समझिए, बाइवेल्विया, पेलेसाइपोडा, गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा। तो सही आंसर है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा और वर्टिब्रेट्स की आई मोलस्कन
जो ग्रुप है उसमें सेफेलोपोडा की हम बात करें। अब ये कैसे रिजेंबल करती है, इनमें पेयर्ड आइज रहती है जो कि लार्ज इफिशिएंट रहती है, जो कि डॉर्सो लेटरल साइड से बल्ज करती है, हेड के अंदर से मतलब बाहर दिखाई देती है। इनमें स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस होती है वर्टिब्रेट की तरह, जैसे कि उनमें होता हम वर्टिब्रेट्स में होता है कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना, ये सभी चीज़ होती है। लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज को बनाता है रेटिना पे, जैसे कि ये वर्टिब्रेट आई की मैंने बात करी कि जो लेंस है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर। और जो एक्सटर्नल मसल्स रहती है वो जो अटैचमेंट्स है उसके, वो हमें इनेबल करते हैं लिमिटेड मूवमेंट्स ऑफ द आई के लिए। लेकिन जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है सेफेलोपोड की आईज को अगर देखा जाए उस टाइम पर, तो ये पूरी तरह से एंटायरली डिफरेंट होती है वर्टिब्रेट आई से। सो होमोलॉजिकली ये चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन जो वर्टिब्रेट की आई रहती है, वर्टिब्रेट्स की आई जो रहती है वो आउटग्रोथ ऑफ द ब्रेन रहती है कहीं ना कहीं। लेकिन जो सेफेलोपोड की जो आईज रहती है वो एक तरह की एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन होती है। तो ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ बताई। आपको सही आंसर तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, तो सेफेलोपोडा आपको लर्न करना है। Adult culex, एक सेकेंड। सो एडल्ट क्यूलेक्स एंड एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ मस्कीटो क्यूलेक्स और मस्कीटो एनोफिलिस को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? माउथ पार्ट्स कलर के थ्रू, सिटिंग पोस्चर के थ्रू, एंटेने विंग्स के थ्रू, फीडिंग हैबिट्स के थ्रू। तो सही आंसर है सिटिंग पोस्चर के थ्रू। दोनों ही मस्कीटो है। एनोफिलिस का पता ही हमें, मस्कीटो जो है ये फीमेल मस्कीटो जो रहती है वो मलेरिया कॉज करती है। अब होता क्या है, ये दोनों मॉस्किटो के कॉमन जेनेरा है, दोनों ही कॉमनली ज़्यादातर पाए जाते हैं और इनके सिटिंग पोस्चर से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जब ये सिट करते हैं, बैठते हैं, तो जो एब्डोमेन रहता है एनोफिलिस का वो हमेशा एक एंगल के ऊपर हेल्ड रहता है टू दी सरफेस। मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है तो वो मस्कीटो का जो एब्डोमेन रहेगा किसी एंगल पे होगा। मान लीजिए मस्कीटो ऐसे बैठी है, इसके पैर भी हम बना देते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, तो सरफेस और जो उसका एब्डोमेन है उसके बीच में एक एंगल बनेगा। और क्यूलेक्स की बात करें तो क्यूलेक्स ऐसा मस्कीटो है जब वो बैठता है सरफेस पर तो वो ऐसे बैठता है कि उसके पैरेलल आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये उसका एब्डोमेन है, मैंने मस्कीटो जैसा नहीं एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर ले लिया, पर आपको समझने के लिए देखना होगा पैरेलल हो जाता है, जैसा ग्राउंड है उसी तरह से वो रहेगा, कोई एंगल नहीं बन रहा है, एक तरह से पैरेलल चीज़ें बन रही है, 90 डिग्री हो रहा है करीब करीब, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो आप डायग्राम से यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं इनकी सिटिंग पोस्चर कैसे डिफरेंट है। साउंड बॉक्स ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, जो साउंड बॉक्स होता है बर्ड का वो क्या कहलाता है? पाइगोस्टाइल, साइरिंग्स, लैरिंग्स, सिनसेक्रम। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइरिंग्स वर्ड आज से याद कर लेना। लैरिंग्स हम लोगों का एक तरह से साउंड बॉक्स है करीब करीब, उसी तरह से बर्ड्स का साइरिंग्स होता है। बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ये सबको पता होनी चाहिए। बायो की स्टूडेंट से तो आपको सभी चीज़ की छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ही पता होना चाहिए। सो ये है। और जो पोस्टीरियर एंड रहता है या फिर बेस होता है ट्रेकिया का, और उसका जो जंक्शन रहता है ब्रोंकाई के साथ, वहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम साइरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। सो ये एक जंक्शन पे प्रेजेंट है, किसके जंक्शन पे? ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे। और ये कंसर्न रहता है साउंड प्रोडक्शन के थ्रू, और ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है बर्ड्स का। ये वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया जाता। हम कोई चिड़िया जैसी आवाज़ तो नहीं निकाल सकते, हाँ कोशिश ज़रूर करते हैं लैरिंग्स से निकालने की कई लोग कि चिड़िया कैसे चहकती है उस तरह से, लेकिन सही आंसर यहाँ पर साइरिंग्स है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 46 असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और बच्चे इसको देख के पहले डर जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना रहती है वो कॉकरोच जो रहता है वो नॉक्टर्नल रहता है, ओमनीवोरस रहता है, हाउस होल्ड पेस्ट से रिलेटेड रहता है। रीज़न, इट इज़ बिकॉज इट एक्ट्स एज स्कैवेंजर। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है वो नॉक्टर्नल है, रात को जागता है ज़्यादातर। कार्निवोरस भी, हर्बीवोरस भी, इसलिए वो ओमनीवोरस है। और हाउस होल्ड पेस्ट होता है, घर में रहने वाला जो चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करता है, एक तरह का हाउस होल्ड पेस्ट है। और इसका ये रीज़न कह रहे हैं कि वो स्केवेंजर हो सकता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ए यहाँ पर ट्रू है, असर्शन जो दिया गया है क्या वो ट्रू है और उसका रीज़न फॉल्स है, या फिर जो आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा है वो फॉल्स है और उसका जो रीज़न यहाँ दिया गया है वो ट्रू है, या फिर ए और आर दोनों ट्रू है, आर भी करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए के लिए, या फिर ए और आर दोनों ही ट्रू है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, यानी ये इसके लिए सही है या फिर ये इसके लिए सही है। तो थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेजेस पे फोकस करिए आप। अब यहाँ हो क्या रहा है, सही आंसर पहले हम टिक करते हैं, डी ऑप्शन होगा। यहाँ क्या हो रहा है कि जो ए और आर स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आर है बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कहा जा रहा है यहाँ पर
कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। वो स्केवेंजर भी है, पेरीप्लैनेट है अमेरिकाना, यानी कॉकरोच जो है वो नॉक्टर्नल है, ऑमनीवोरस है, हाउस होल्ड पेस्ट है, स्केवेंजर है, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो असर्शन दिया गया है उसका ये रीज़न सही नहीं है, रीज़न यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। तो ये क्या हो रहा है, जो कॉकरोचेस रहते हैं वो ज़्यादातर वार्म, जहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है, डैम्पनेस होती है, हल्की सी नमी होती है, प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक फूड जहाँ होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक खाना होता है, डिवॉर रहता है, ये सारी चीज़ों के आसपास कॉकरोच रहते हैं। और घरों के अंदर ये सारी चीज़ें आसानी से मिलती हैं तो वहाँ रहना पसंद करते हैं, इसलिए कॉमन पेस्ट होते हैं किचन्स के। और जो टॉयलेट्स हो सकते हैं वहाँ भी ये रहते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, गोडाउंस में, स्टोर रूम्स में, बोट शिप्स में, ये सभी जगहों पर रहते हैं। कॉकरोचेस नॉक्टर्नल क्रिएचर्स होते हैं और जब डे टाइम रहता है ये करीब करीब इनएक्टिव रहते हैं, यानी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और छुपना पसंद करते हैं। नाइट टाइम जैसे ही होगा आप लाइट्स ऑफ करेंगे ये सभी बाहर आ जाते हैं और ज़्यादा एक्टिविटी इनकी जब ही स्टार्ट होती है और फिर ये इधर उधर भागने लगते हैं, खाने को ढूंढते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात को पूरी सफाई अच्छे से कर कर सोना चाहिए। एंड बीइंग ऑमनीवोरस अगर देखा जाए तो हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, प्लांट्स भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं और स्केवेंजर्स होते हैं डाइट के अंदर। और दे डिवोर एनी एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंसेस एंड इवन नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक लेदर, पेपर, क्लोथ। और उससे कुछ बीमारियां भी ये कॉज करते हैं, जैसे कि इधर का उधर कुछ इन्फेक्शियस चीज़ों को ट्रांसमिट कर देना, इस तरह की चीज़ें भी करते हैं और इससे ग्रेट लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ थी, तो यहाँ से ये आंसर आपके लिए था डी ऑप्शन। एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड, एस्केरिस के लार्वे को क्या कहा जाएगा? सिस्टी सर्कस, हेक्साकांथ, रेब्डिटिफॉर्म, ऑन्कोस्फियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो। यहाँ सही आंसर है रेब्डिटिफॉर्म। अगर पहले तो होता क्या है, जो एस्केरिस रहता है उसमें रेब्डिटिफॉर्म लार्वा उसकी फर्स्ट स्टेज में होता है जो कि इन्फेक्टिव नहीं होती। फिर एक हफ्ते बाद जब वो मोल्टिंग शुरू होती है, उसकी जो स्किन है वो शेड ऑफ होने लगती है उसके एगशेल से, एगशेल के अंदर ही जब होता है उस टाइम पर, तो उसकी सेकेंड स्टेज आती है जिसको रेब्डिटॉइड कहा जाता है। रेब्डिटॉइड आपको याद रखना है, जो कि अब जो ये स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज जिसको हमने रेब्डिटॉइड कहा है, ये कैपेबल होती है होस्ट को इन्फेक्ट करने के लिए। वहीं सिस्टी सर्कस, हेक्साकांथ और ऑन्कोस्फियर जो नाम यहाँ पर दिए गए थे, ये सभी लार्वल स्टेजेस होती है टीनिया की, जो नीचे ही लिखा हुआ है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले क्वेश्चन में ही टीना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाली बात है। तो ये ऑन्कोस्फियर, हेक्साकॉन और सिस्टी सर्कस तो इसके है। और रेब्डिटी फॉर्म में ये एस्केरिस की स्टेज है, लेकिन ये नॉन इन्फेक्टिव होती है। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको मैंने यहाँ पर नाम आपको बता ही दिया है, रेब्डिटिटॉइड, वो इन्फेक्टिव होती है, वो सेकेंड स्टेज रहती है। वॉट इज करेक्ट अबाउट टीनिया? टीनिया के लिए यहाँ क्या बात सही है? मेल ऑर्गन्स अकर इन पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स, जो मेल ऑर्गन्स रहते हैं वो उसके पोस्टीरियर प्रोग्लॉटिड्स के उधर प्रेजेंट होते हैं। मेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स, फीमेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स। मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेल ऑर्गन्स अकर इन एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स। एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स के अंदर मेल ऑर्गन्स होते हैं। जो एस्केरिस की बात तो नहीं करना चाहिए, सॉरी, जो कहना चाहिए टीनिया होता है उसमें 450 मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो कि मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रोबिला बनाते हैं। ये लार्ज स्क्वेरिश इन आउटलाइन होते हैं। जो एंटीरियर रहता है उसमें 100 से 150 प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वहीं जो पोस्टीरियर रहता है पोर्शन, उसमें 250 मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों को ही बना लेते हैं। और फिर उनको इसी वजह से हर्माफ्रोडाइट बनाने का काम भी कहते हैं, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट वो चीज़ होती है, बाइसेक्सुअल होती है, जिसमें मेल और फीमेल चीज़ें दोनों ऑर्गन्स जो है वो एक ही में आ रहे हैं। तो ये वाली बात होती है। तो यहाँ जो सही आंसर था वो यही था कि एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स जो रहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर देखना था। आई एम सॉरी, मैंने गलत यहाँ टिक कर दिया। यहाँ ये सही आंसर था डी ऑप्शन, मैंने बेध्यानी में बी टिक कर दिया। सो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स जो रहते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं। तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और मेरे हिसाब से लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बी भी गलत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर बी अगर मार्क करा था तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो बी और डी दोनों को सेम सही बताना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा इज एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेडियल। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, एस्कॉन टाइप। अब यहाँ होता क्या है, जो स्पॉन्जेस है वो फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं। ऑस्टिया,
आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज विच आर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। अब समझते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं इस आवाज़ में भी अगर समझ सकें तो, क्योंकि अब क्या होता है, स्पॉन्जेस जो होते हैं, अब वो तो फाइलम पोरीफेरा में आ गए। ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम जो होते हैं, ये सभी तीनों चीज़ें मिलकर कैनाल सिस्टम बनाते हैं, जो कि हर तरह के स्पॉन्जेस का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैनाल सिस्टम जो ल्यूकोसोलेनिया का होता है वो एस्कॉन टाइप होता है, और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है। जो वाटर होता है वो डायरेक्टली ओस्टिया के अंदर आता है, फिर उसके बाद वो सेंट्रल स्पॉन्जोसील के अंदर जाता है। सेंट्रल स्पॉन्जोसील जो रहती है वो लाइंड होती है कोनोसाइट्स के थ्रू, फिर वहाँ से पानी ऑस्क्यूलम से बाहर आता है। अब जो साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रहता है वो पाया जाता है साइकॉन के अंदर। ल्यूकॉन टाइप ऑफ जो सिस्टम रहता है वो पाया जाता है स्पॉन्जिला के अंदर। तो आप ये मत समझिए कि ल्यूकोसोलेनिया में ल्यूकॉन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर एस्कॉन टाइप ऑफ सिस्टम होता है, वही जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ सिस्टम होता है वो होता है स्पॉन्जिला के अंदर। और कोई अगर हम बात करें, देयर इज नो कैनाल सिस्टम नेम्ड एज रेडियल टाइप, तो रेडियल टाइप का तो कोई कैनाल सिस्टम होता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एन एग लेइंग मैमल इज, इनमें से एक एग लेइंग मैमल कौन सा हो सकता है? कैंगरू, कोआला, प्लेटिपस, व्हेल। इसको मैंने शुरू में ही, जब इसी चैप्टर के हमने शुरुआती क्वेश्चंस करे थे, 10-20 क्वेश्चंस ही जब कर रहे थे, उसी फर्स्ट वीडियो में हो सकता है मिल जाएगा आपको, तो उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मैंने अच्छे से दिया था। तो एग लेइंग मैमल का मैं यहाँ पर फिर भी स्टेट कर देती हूँ आंसर, प्लेटिपस रहता है। फिनियस एंड फर्ब में आपने प्लेटिपस पेरी देखा होगा, एजेंट पेरी ऐसे कर कर दिखाया जाता है, वो प्लेटिपस ही होता है। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। किडनी ऑफ अडल्ट रैबिट इज, अडल्ट रैबिट की किडनी कैसी हो सकती है? प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस, ओपिस्थोनेफ्रॉस। बी ऑप्शन सही है, मेटानेफ्रॉस। इसको अभी से याद कर लीजिए, मेटानेफ्रॉस एडल्ट रैबिट की किडनी होती है। ये फॉर्म होती है, मतलब बनती है पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से, जो कि डिस्प्लेस्ड हो जाती है समवॉट एंटीरियरली और लेटरली। तो ये वाली चीज़ें थी, आपको बस नाम यहाँ पर याद करना है, मेटानेफ्रॉस। होम्योस्टेसिस इज टेंडेंसी टू चेंज, चार्ज लिखा है, चेंज होना चाहिए, चेंज विथ चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बदलेगा तो कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर रेजिस्ट करना चेंज को। डिस्टर्बेंस इन रेगुलेटरी कंट्रोल, प्लांट्स एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड इन होम्योपैथी। क्या हो सकता है? बी ऑप्शन सही है, रेजिस्ट करना चेंज को। ये जो टेंडेंसी होती है इसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? रेगुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, केमिकल कंपोजिशन का, उसके बॉडी फ्लूइड्स का, एंड उसके अंदर के जितने भी दूसरे इंटरनल एनवायरनमेंट रहते हैं, अदर एस्पेक्ट्स जो हो सकते हैं उसके इंटरनल एनवायरनमेंट के, उन सभी चीज़ों का, जिससे कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो प्रोसीड करती है ऑप्टिमम रेट्स के ऊपर। और ये इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग चेंजेस की, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आते हैं, जिसमें रिसेप्टर्स जो रहते हैं उनके थ्रू, और एडजस्ट करना कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स को अकॉर्डिंगली। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं इन सभी प्रोसेस में। सो जो एग्जांपल होता है होम्योस्टेटिक रेगुलेशन का, वो होता है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको। तो ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि बाहर की कंडीशन से ज़्यादा प्रॉब्लम ना होते हुए हम हमारे इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल चीज़ों को, मेटाबॉलिज्म को कैसे सही संभाल के रखते हैं, उसी चीज़ को कहीं ना कहीं होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो स्टेटमेंट है, विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या हो सकता है? बायलैटरल सिमेट्री, पोरस बॉडी, रेडियल सिमेट्री, सॉफ्ट स्किन। तो बी ऑप्शन सही है, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब क्या हो रहा है कि रेडियल सिमेट्री में जो अरेंजमेंट रहते हैं पार्ट्स के, किसी भी ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म के, वो इस तरह से रहते हैं कि आप किसी सेंटर से पार होते हुए अगर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से काट दें, तो हर डायरेक्शन में इक्वल और हाफ बनेगी और मिरर इमेजेस बनेगी एक दूसरे की। तो जो एनिमल्स इनमें आ जाते हैं वो होते हैं निडेरिया, जैसे कि जेलीफिश, इकाइनोडर्मेटा जैसे कि स्टारफिश, ये सभी रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, स्टारफिश है ये, मैं स्टारफिश को स्टार जैसा बना रही हूँ समझाने के लिए। आपने यहाँ से काटा तो इक्वल कटेगा, यहाँ से काटा तो वैसे मेरा इक्वल नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ भी एक ट्रायंगल आना चाहिए था, तो थोड़ा इक्वल दिखता। लेकिन आप जिधर से भी काटेंगे सेंटर से पार होते हुए अगर, तो वो इक्वली बटेगा। तो इसी चीज़ को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जो कि इकाइनोडर्मेट्स में पाई जाती है। और भी मैंने बता ही दिया। एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीजेस इज, मैकेनिकल डिजीजेस इंसेक्ट जो कि डिजीजेस का एक मैकेनिकल कैरियर है और अच्छा खासा कैरी करता है बीमारियों को, वो कौन है? पेडिक्यूलस, मस्का, साइमेक्स, जिनोप्साइला। पेडिक्यूलस आपको पता होगा किसको कहते हैं, मस्का भी आपको पता ही होगा,
काइमैक्स जो है वहाँ क्लाइमैक्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर ठीक है। ज़ेनोप्साइला होना चाहिए। तो सही आंसर यहाँ पर होगा मस्का। मस्का हमें पता है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई जो होती है, ये जूलॉजिकल नेम रहता है हाउस फ्लाई का। इसको मैकेनिकल कैरियर कहा जाता है बहुत सारी बीमारियों का। ये बहुत एक्टिव रहती है और लगातार डर्टी थिंग्स पे भी जाती है, वहाँ से ईटेबल्स चीज़ों पर भी आती है। तो खाने की चीज़ों पर से फिर गंदी चीज़ों पे चले जाना, गंदी चीज़ों से फिर खाने की चीज़ पे आना, इस तरह से ये सारी चीज़ों को इन्फेक्टिव और कहना चाहिए पैथोजेनिक बना देती है। तो इसी वजह से मस्का डोमेस्टिका, जो कि मक्खी कहा कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, वही होती है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है उसके बैठना। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट्स इज रेगुलेटेड। इंसेक्ट्स का जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस हार्मोन से रेगुलेट होता है? फेरोमोन, एक्डाइसोन, थायरॉक्सिन या फिर इन सभी से। फेरोमोन के बारे में अगर नहीं जानते हो तो 3 वीडियोस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि फेरोमोन्स पे मैंने अपलोड किए। उसमें एक एक डिटेल्स वहाँ पर है, तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। वैसे ये हायर क्लासेस में आता है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो हमें अगर एक बार कोई टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आ जाए, हमारा ये कहना चाहिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ को उसी टाइम पे समझ लें। तो बाद में फ्यूचर में जब भी हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वो हमारे लिए ईजियर हो जाते हैं। तो फेरोमोन्स के ऊपर मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो नॉर्मल वेज में आप उसको सुन सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट आप नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो चेक कर लेना। इसके बाद अब इसको समझ लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे थे। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एक्डाइसोन। अब जो मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट का, उसमें क्या होता है, उसमें एक हार्मोन जो कि इन चीज़ों को मेटामॉर्फोसिस उसका देखता है, उसको कहते हैं एक्डाइसोन। एक्डाइसोन एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि पेयर ऑफ प्रोथोरैसिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। थोरैक्स और थोरैक्स जो रहते हैं इंसेक्ट्स के वहाँ से, और वाई ऑर्गन्स जो रहते हैं क्रस्टेशियंस के उनमें वहाँ से। और ये स्टिमुलेट करता है मोल्टिंग को और मेटामॉर्फोसिस को। इंसेक्ट्स के अंदर इसका जो रिलीज होता है वो स्टिमुलेटेड होता है प्रोथोरैसिक कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन से। तो ये सारे नाम याद कर लीजिए, और एक्डाइसोन वर्ड आज से आपको याद रहना चाहिए कि इंसेक्ट का मेटामॉर्फोसिस इस हार्मोन की वजह से होता है। और फेरोमोन की इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिएगा, थोड़ी काम की हमें पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, रिप्रोडक्शन, स्पाइक्यूल्स, सिमेट्री। किस पे बेस्ड होगा? सही आंसर आपका है बी ऑप्शन, स्पाइक्यूल्स। फाइलम पोरीफेरा जो होते हैं वो तो सबसे पहले समझिए 3 क्लासेस उसकी होती है। पहली होती है कैलकेरिया, कैलकेरिया। इसका जो दूसरा नाम होता है कैलकेरिया का, वो होता है कैल्की स्पॉन्जी। दूसरी आपके पास आ जाती है हेक्सेक्टिनेलिडा। हम नोट करते हैं, HEXACTINLLIDA। इसका दूसरा नाम होता है हाइलोस्पॉन्जी। फिर लास्ट आपके पास आ जाती है डेमोस्पॉन्जी, डेस्मोस्पॉन्जी। ठीक है, इसका दूसरा नाम आपको ज़रूरी तो नहीं रहता, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। इसका दूसरा नाम होता है स्क्लेरोस्पॉन्जी। ये सभी स्पाइक्यूल्स क्या होते हैं? एक तरह के स्केलेटन होते हैं इनके। इसके बेसिस पे डिवाइडेड होता है। जो क्लास कैलकेरी होती है, इनके अंदर कैलकेरिया स्पाइक्यूल्स होते हैं, यानी कैसे स्पाइक्यूल्स? कैल्शियम के बने हुए स्पाइक्यूल्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले, इनके अंदर जो क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा है, इनके अंदर सिलिकिया स्पाइक्यूल्स होते हैं, सिलिका के बने हुए स्केलेटन होते हैं। और जो क्लास डेस्मोस्पॉन्जी होती है, डेमोस्पॉन्जी सॉरी, तो उनमें सिलिकिया स्पाइक्यूल्स होते हैं, यानी सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स के भी बने हो सकते हैं, या फिर दोनों के भी बने हो सकते हैं। तो स्पॉन्जिन फाइबर, सिलिका, या फिर बोथ ऑफ देम। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये तीनों आपको याद करना था। इनमें कैल्शियम था, इनमें सिलिका था, इसमें सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर्स थे। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैटवर्म्स टीनिया आर। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बताइए। तो फ्लेम सेल्स, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड्स। सही आंसर है यहाँ पर। पहले हम इसको क्लीन करते हैं। सही आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन है। इसको बहुत बार डिस्कस करा है हमने, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो बता देती हूँ। फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं थ्रू आउट पेरेन्काइमा में, जिसमें जहाँ से अगर उनको अगर रिमूव करें तो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने का उनका काम होता है, कहना चाहिए, उनको रिमूव नहीं करना है। और जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म रहता है और इनमें न्यूक्लियस होता है। बंडल ऑफ सीलिया और फ्लेम जो रहते हैं वो अराइज करते हैं बेसल ग्रेन्यूल से, जो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं। सीलिया जो रहता है वो इनक्लोज रहता है एक फनल शेप्ड ल्यूमन में, जो कि फॉर्म रहता है एक टर्मिनल ब्लाइंड एंड ऑफ कैपिलरी से। प्रोटोनेफ्रिडिया जो रहता है वो फ्लैटवर्म में पाया जाता है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो रहते हैं वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो क्रस्टेशियंस में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, वैसे काम का नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए।
ब्लेडर वॉर्म सिस्टी सर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, ये जो लार्वल स्टेज है वो किसकी है? टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, लिवर फ्लूक। सही आंसर है टेप वॉर्म। अब समझ लेते हैं इसको। सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज होती है टेप वॉर्म की, जो कि कैरेक्टराइज्ड होती है लार्ज वेसिकल से एक स्क्वल एग से। सिस्टी सर्कस जो रहता है वो डेवलप करता है एडल्ट टेप वॉर्म के अंदर ओनली व्हेन इंजेस्टेड बाय द ह्यूमन होस्ट। तो ये एडल्ट टेप वॉर्म जब भी बनेगा अगर किसी ह्यूमन होस्ट के अंदर चले जाए तो, नहीं तो ये इसका एडल्ट तो नहीं बनना रहता है, ये इसी लार्वल स्टेज में रहता है। पिग की बॉडी में ये क्वाइट इनएक्टिव लाइफ जीता है अपनी, जिसमें वो हमेशा वायबल रहता है सेवरल ईयर्स के लिए कहना चाहिए। जैसे ये कहना चाहिए मर जाता है ये लार्वा, तो वो कैल्सीफाइड हो जाता है। और जो पॉर्क होता है यानी कि पिग का जो फ्लैश होता है उसके अंदर वायबल सिस्टी सर्काई प्रेजेंट होते हैं। और मीजली पॉर्क ये बना देते हैं क्योंकि ये स्पॉटेड अपीयरेंस उसको देते हैं, तो मीजली पॉर्क वो बना देते हैं। एक्डाइसिस इज शेडिंग ऑफ, एक्डाइसिस किसकी शेडिंग होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, डर्मिस, एपिडर्मिस, स्ट्रेटम मालफिगी। सही आंसर है ए ऑप्शन, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम हॉर्नी लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस खुद एक तरह की आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की, और ये कंपोज होती है मेनली डेड सेल से। हम लोग अब स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात कर रहे हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो रहती है वो ज़्यादातर डेड सेल्स की बनी होती है और इनमें न्यूक्लियाई नहीं होते हैं। माइंड माई वर्ड्स, इनमें डेड सेल्स तो हैं लेकिन न्यूक्लिया इनमें नहीं होते। और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें स्ट्रेटम कॉर्नियम जो रहती है वो परमानेंट होती है, और वो रिप्लेस होती है जब रैपिड ग्रोथ उनमें आ जाती है, तो एक प्रोसेस उनमें आती है जिसको एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहते हैं। आपने सुना होगा जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी काचली को चेंज करते हैं, काचली वर्ड अगर सुना होगा तो वो एक तरह की मोल्टिंग होती है। वो मोल्टिंग का ही दूसरा नाम होता है एक्डाइसिस। तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे बात को। एक्डाइसिस क्या होता है? मोल्टिंग होती है। अब जब एक्डाइसिस होता है तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं इस लेयर के वो पीरियोडिकली बॉडी से शेड होते जाते हैं और एक न्यू लेयर उसकी जगह पर रेगुलरली फॉर्म होती जाती है, जो कि अंडरलाइन उसके नीचे जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। मैं बोल नहीं पाई इसको, सॉरी, जर्मिनेटिवम। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करनी है। पेंगुइन अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अमेरिका। पेंगुइन अंटार्कटिका में होती है, पेंगुइन एक्वेटिक होती है, फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है। और इनमें एक चीज़ और होती है, काउंटर शेडेड रहती है। काउंटर शेडेड मतलब ऊपर से ये थोड़ी डार्क कलर की होती है जैसे ब्लैक कलर की होती है, और नीचे से ये वाइट कलर की होती है, जिससे कि कैमोफ्लेज कर सकती है। गॉड ने इसको कैमोफ्लेज करने की चीज़ प्रोवाइड की है जिससे ये अपने एनिमीज से अपनी लाइफ को बचा सकती है। तो ये वाली चीज़ें आ जाती है पेंगुइन के बारे में। एंड वी शुड स्टॉप फॉर टुडे नाउ। एंड यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, नोटिफाइड रहेंगे आप जैसे हम लोग नई वीडियोस को अपलोड करेंगे, तो उससे आपको सबसे पहले इसके बारे में पता चलेगा। और जैसे कि आप देखते हैं हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आपके लिए ये वाली चीज़ें ऐसी होती है जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। हालांकि अभी ट्रैवल वगैरह करना तो कुछ पॉसिबल नहीं है, पेंडेमिक चल रही है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रात को सोते वक्त अपनी एक वीडियो स्टार्ट करिए और सो गए, तो उससे भी बहुत हेल्पफुल होते हैं ये सारी चीज़ें। तो जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये वीडियोस आप शेयर कीजिए जिससे कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। सो या थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।